नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सोशियोलॉजी हब ई लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में डिफॉरेस्टेशन के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि डिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब होता है, वो कौन से टॉप कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है, और डिफॉरेस्टेशन का जो इम्पैक्ट है वो कौन कौन से हैं, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इंडिया में कौन कौन से सोशल मूवमेंट्स हुए हैं अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट में कौन कौन से इंडियन सोशल मूवमेंट्स हुए हैं, उन पे भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे कि इंडिया में लॉज एंड एक्ट्स डिफॉरेस्टेशन को लेकर क्या क्या हुए हैं, गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव्स हैं एंड प्रोग्राम्स हैं वो क्या क्या हैं, और जो मॉडर्न मेजर्स हैं डिफॉरेस्टेशन को लेकर वो क्या है, उस पे भी हम फोकस करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि चैलेंजेस क्या क्या हैं सोसाइटी में डिफॉरेस्टेशन को लेकर। तो ये जितने भी ये टॉपिक्स आप देख रहे हैं, हम इनके बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे और जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम इसके मीनिंग के बारे में बात करेंगे, यानी कि डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि डिफॉरेस्टेशन होता क्या है। तो दोस्तों, डिफॉरेस्टेशन का जो जनरल मीनिंग है वो क्या है, रिमूवल, या आप बोल सकते हैं क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, रिमूवल या क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। और ये जो डिफॉरेस्टेशन होता है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए होता है, अर्बन डेवलपमेंट के लिए होता है, माइनिंग के लिए होता है, या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो सकता है। तो डिफॉरेस्टेशन का जो सिंपल मीनिंग है यही है कि रिमूवल और क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। मतलब आप फॉरेस्ट को जब खत्म करते हो, हटाते हो, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। और इसके जो मुख्य रीजंस होते हैं करने को क्या होते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, आप वनों की कटाई करके, डिफॉरेस्टेशन करके वहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करना चाहते हैं, अर्बन डेवलपमेंट करना चाहते हैं, या माइनिंग करना चाहते हैं, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहते हैं। इन तमाम रीजन की वजह से जो रिमूवल होता है फॉरेस्ट का उसी को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। इसमें हम पेड़ों की क्या करते हैं, कटाई करते हैं, कटिंग डाउन ट्रीज। और फॉरेस्ट होगा तो वहाँ का क्या होगा, एक इकोसिस्टम होगा। तो जब आप डिफॉरेस्टेशन फॉरेस्टेशन करेंगे तो वहाँ का इकोसिस्टम भी क्या होगा, एलिमिनेट होगा। तो ये जो डिफॉरेस्टेशन है या तो लॉन्ग टर्म में हो सकता है या तो परमानेंट हो सकता है। ठीक है, यदि आपने अर्बन डेवलपमेंट कर दिया तो फिर तो वो परमानेंट हो सकता है, या फिर आप किसी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए करते हैं तो एक लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि वहां पे फिर से आप फॉरेस्ट हो जाए। अब हम कुछ की पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे, डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, डिफॉरेस्टेशन के जो कॉज है, ठीक है, मतलब इन द सेंस जो रिमूवल है फॉरेस्ट का वो दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है नेचुरल, दूसरा है ह्यूमन के द्वारा।
मतलब मैन मेड हो सकता है। तो नेचुरल में जनरली होता है वाइल्ड फायर्स के रीजन, मतलब जंगलों में आग लग जाती है तो सारे जो ट्रीज होते हैं वो क्या होता है, जल जाते हैं। ठीक है। और वाइल्ड फायर्स के जो रीजंस होते हैं जैसे लाइटनिंग स्ट्राइक्स होते हैं, या फिर टेम्परेचर की वजह से, या फिर हाई स्पीड विंड की वजह से वाइल्ड फायर्स होते हैं। और इनकी वजह से भी क्या होता है, डिफोरेस्टेशन होता है। और वही दूसरी तरफ ह्यूमन मेड, मतलब ह्यूमन के द्वारा जो होती है उसमें आप देखेंगे लॉगिंग होती है। ठीक है। लैंड कन्वर्जन्स होते हैं। ठीक है। लॉगिंग हो गया, लैंड कन्वर्जन्स हो गए, इनकी वजह से डिफोरेस्टेशन होता है। और जो डिफोरेस्टेशन जब भी होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, कुछ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, जैसे कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट में चेंज आता है, और साथ ही साथ सॉइल इरोजन भी हमको देखने को मिलता है। और डिफोरेस्टेशन की वजह से सोशल इम्पैक्ट पड़ते हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ते हैं, स्पेशली जो वहाँ के जो लोकल रूरल कम्युनिटीज होती हैं उनके ऊपर सोशल इम्पैक्ट भी पड़ता है एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पड़ता है। अब हम बात करेंगे टॉप कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन के बारे में। ठीक है। तो उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एग्रीकल्चरल एक्सपांसन, कि जो हम डिफोरेस्टेशन जो करते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को करने के लिए डिफोरेस्टेशन करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम जो ट्रीज है उनको कट करते हैं, क्योंकि वहां उस फील्ड में हम कुछ स्पेशल क्रॉप्स को क्या करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, जैसे कि कॉर्न की खेती करना चाहते हैं, या पाम ऑयल, ठीक है, इसकी खेती करना चाहते हैं। ठीक है। पाम ऑयल हो गया, कॉर्न हो गया, सोयाज हो गया, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें, मतलब एक पार्टिकुलर चीज की आप खेती करना चाहते हैं आप। ठीक है। तो आप उसके उसके लिए क्या करते हैं, लोग डिफोरेस्टेशन करते हैं। या फिर आप लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल फार्मिंग करना चाहते हैं, फार्मिंग या तो लार्ज स्केल पे करना चाहते हैं या स्मॉल स्केल पे करना चाहते हैं। दोनों ही केस में लोग क्या करते हैं, इसकी वजह से डिफोरेस्टेशन करते हैं, क्योंकि इन सब चीजों के लिए क्या होना चाहिए, एक बहुत बड़ा ही प्लेन स्पेस चाहिए होता है, एरिया चाहिए होता है। ठीक है। और जो थोड़ा क्या हो, फर्टाइल हो। तो इन कारणों की वजह से एग्रीकल्चरल जो एक्सपांसन है उसकी वजह से डिफोरेस्टेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉगिंग। ठीक है। लॉगिंग, लॉगिंग में क्या होता है कि बेसिकली हम ट्रीज को काटते हैं टिम्बर के लिए, पेपर के लिए, या वुड प्रोडक्ट्स के लिए। जब हम टिम्बर के लिए, पेपर के लिए या वुड प्रोडक्ट्स के लिए जब पेड़ों की हम कटाई करते हैं, ट्रीज को कट करते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लॉगिंग बोलते हैं। और ये सब जब हम करेंगे तो डिफोरेस्टेशन क्या होगा, अल्टीमेटली होगा। तो ये हमारा दूसरा रीजन था, लॉगिंग। पहला आपने देखा एग्रीकल्चरल एक्सपांसन, दूसरा हमारा लॉगिंग। तीसरे पर हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में आता है आपका रोड्स, जैसे मान लीजिए आपका रोड बनाना है, या फिर डैम्स क्रिएट करने हैं, बनाने वहाँ स्टेब्लिश होने हैं, या हाउसिंग करना है, मतलब घर बनाने हैं, या फिर अर्बन एक्सपांसन होना है। तो ये सब हमारे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, और इसकी वजह से भी डिफोरेस्टेशन होता है। और ये सब जो चीजें होती है, रोड्स, डैम्स, हाउसिंग, अर्बन एक्सपांसन, ये सब हमारे जिनका जो रीजन है वो क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन। ये जो दो मुख्य कारण है, इनकी वजह से
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से क्या होता है, डिफोरेस्टेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब अल्टीमेटली पॉपुलेशन ग्रो होगी तो वो कहाँ रहेगी, और ग्रो होगी मॉडर्नाइजेशन में, आपको आगे बढ़ना है तो आपको स्पेस चाहिए, एरिया चाहिए, तो आप जो फॉरेस्ट एरिया है आप उसी को क्लियर करेंगे, फिर इस तरह से क्या होगा, डिफोरेस्टेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइनिंग। ठीक है, माइनिंग जैसे कि अब मिनरल को एक्सट्रैक्शन होगा, या ऑयल उस लैंड में मिल रही है, या नेचुरल गैस, तो मिनरल की वजह से ऑयल या गैस के एक्सट्रैक्शन के लिए भी डिफोरेस्टेशन देखने को मिलता है। फिफ्थ नंबर पे हम बात करेंगे दोस्तों फायर का। ठीक है, नेचुरल एंड ह्यूमन कॉस्ट। डिफोरेस्टेशन का जो रीजन है एक क्या है, फायर। ये एक नेचुरल भी हो सकता है और ह्यूमन मेड भी हो सकता है। तो अगर ह्यूमन मेड की बात करें तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ये क्या एक फार्मिंग मेथड है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर एक फार्मिंग मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, पूरे जो फॉरेस्ट एरिया उसमें क्या करते हैं, हम आग लगा देते हैं और लैंड को क्या करते हैं, क्लियर कर देते हैं, और फिर उसमें हम खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। एक तो ये मैन मेड हो गया। सेकंड, जो इससे पहले भी हमने बात चर्चा की थी नेचुरल की, वो क्या, वाइल्ड फायर्स। तो फॉरेस्ट में वाइल्ड फायर्स होते हैं और उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, डिफोरेस्टेशन हो जाता है कभी कभी। ठीक है, और वहाँ पे जो वाइल्ड फायर्स के जो मेन कॉज होते हैं वो होते हैं लाइटनिंग स्ट्राइक्स, लाइटनिंग की वजह से, या टेम्परेचर की वजह से, या फिर स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं उसकी वजह से। फिर क्या होता है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड्स होंगी तो उसकी वजह से जो ट्रीज होते हैं उनके बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। ठीक है, घर्षण होगा, तो फिर क्या हो जाती है, आग लगने की संभावनाएं हो जाती है। तो इस तरह से दो रीजन से फायर के अंदर, एक मैन मेड एंड एक नेचुरल, जो कि कहीं ना कहीं डिफोरेस्टेशन को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे लैंड एंड लैंड टेन्योर एंड वीक गवर्नेंस। ठीक है, गवर्नमेंट का जो पुअर रेगुलेशन है और करप्शन है, लेक ऑफ इन्फोर्समेंट, इलीगल लैंड ग्रैबिंग एंड फॉरेस्ट क्लियरिंग। ठीक है, जो डिफोरेस्टेशन से रिलेटेड उसको रोकने के लिए जो कानून बनाए गए हैं, ठीक है, अगर उसका सही तरीके से पालन नहीं होगा, करप्शन होगा, ठीक है, जो रूल्स है वो फॉलो नहीं किए जाएंगे, तो इलीगली क्या करेंगे लोग, फॉरेस्ट को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, ठीक है, जिनका सोशल और इकोनॉमिक चीजें अफेक्ट होती हैं फॉरेस्ट से, ठीक है, उनके राइट्स को क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, वायलेट किया जाता है। ठीक है, तो क्योंकि मेन वही अफेक्टेड होते हैं। लास्ट में हम देखेंगे ग्लोबल कंज्यूमर डिमांड्स। ठीक है, अगर ग्लोबली इंटरनेशनल लेवल पे अगर मान लीजिए डिमांड है बीफ की, पाम ऑयल की, कॉफी की, या चॉकलेट की, या एटसेट्रा और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक बड़े लेवल पे एग्रीकल्चर को आपको करना पड़ता है, क्योंकि प्रोडक्शन आपको देना है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे क्या है, उसका डिमांड है। तो जब आप एक बड़े लेवल पे करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर को, ठीक है, एक पार्टिकुलर आइटम के लिए, रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट के लिए, तो फिर आपको एरिया की जरूरत पड़ती है,
और जब एरिया चाहिए तो फिर उसके लिए आपको कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आपको जो फॉरेस्ट एरिया उसको क्लियर करना पड़ता है, और उसकी वजह से क्या होता है, डिफोरेस्टेशन होता है। अब हम बात करेंगे कि डिफोरेस्टेशन की वजह से इम्पैक्ट क्या क्या पड़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों डिफोरेस्टेशन की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ते हैं वो है इन्वायरमेंटल इफेक्ट इम्पैक्ट, क्लाइमेट इम्पैक्ट, वाइल्ड लाइफ इम्पैक्ट एंड ह्यूमन सोसाइटीज इम्पैक्ट। तो इन चार चीजों पे मुख्यतः इम्पैक्ट पड़ता है। पहला जो है इन्वायरमेंट है, दूसरा जो है क्लाइमेट है, तीसरा है वाइल्ड लाइफ है, और चौथे नंबर पे ह्यूमन सोसाइटीज, जिन पे डिफोरेस्टेशन का इम्पैक्ट होता है। हम इनको वन बाय वन जानेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में कि डिफोरेस्टेशन की वजह से हमारे इन्वायरमेंट पे क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों डिफोरेस्टेशन की वजह से जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसमें क्या होता है, हमारा लॉस होता है। दूसरा क्या होता है, सोयल इरोजन होता है और डिग्रेडेशन होता है। थर्ड जो हमारा जो वाटर साइकिल है वो क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, मतलब डिस्टर्ब होता है। क्योंकि जो फॉरेस्ट होते हैं 80%, ठीक है, स्पेसीज के क्या होते हैं, होम होते हैं, घर होता है। उसमें छोटे बड़े बहुत सारे तरह के जानवर होते हैं। अगर आप डिफोरेस्टेशन करते हैं तो उनका जो होम होता है वो क्या हो जाता है, पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो बहुत तरह के एनिमल्स उसमें होते हैं जिनकी लाइफ इंडेंजर हो जाती है। तो हमारा क्या होता है, उस तरह बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, क्योंकि उनसे हैबिटेट्स को क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बहुत सारे काउंटलेस प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या हो जाते हैं, इंडेंजर्ड हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा हमारा लॉस होता है बायोडाइवर्सिटी का। नेक्स्ट है सॉइल इरोजन एंड डिग्रेडेशन। क्योंकि जो ट्रीज होते हैं वो सॉइल को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, एक प्लेस पे बांध के रखते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ट्रीज ना हो तो जब बारिश होती है ना, तो बारिश क्या होता है कि मिट्टी की जो ऊपरी परत होता है उसको क्या करती है, बहा के लेके जाती है, दूर लेके चली जाती है। और उसकी वजह से क्या होता है, जो लैंड की फर्टिलिटी होती है वो क्या होती है, रिड्यूस होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिजर्टिफिकेशन। मतलब एरिया क्या हो गया, डिजर्ट हो गया, जो जिसको हम बोल सकते हैं कि जहाँ पे हम खेती नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लो फर्टिलिटी लैंड को डिजर्टिफिकेशन, डिजर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रीज जो है हमारा मेन काम क्या करता है, सोइल को क्या करता है, बांध के रखता है। ठीक है, और उससे वहाँ की फर्टिलिटी क्या होती है, बनी रहती है। तो ये एक दूसरा नुकसान हमें देखने को मिलता है। थर्ड हम बात करेंगे वाटर साइकिल डिस्रप्शन की। ठीक है, तो ट्रीज क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और समय के साथ क्या करते हैं, उसको रिलीज भी करते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जो हमारा वाटर साइकिल है वो क्या होता है, बना रहता है। और अगर हम ट्रीज को ही अगर रिमूव कर देंगे तो उसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर साइकिल होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और उसका जो रिजल्ट होता है, लोकल जो रेनफॉल होता है वो रिड्यूस हो जाता है, और ड्राइज हो जाता है एरिया वो। और जो वाटर रिसोर्सेज होते हैं, जो सोर्सेज होते हैं, वो उनमें कमी आती है। तो जब हम ट्रीज की कटाई करते हैं तो उसकी वजह से रेनफॉल कम होता है, एरिया सूखे हो जाते हैं, और वाटर जो सोर्सेज होते हैं उनमें कमी आती है। सेकंड अब बात करेंगे क्लाइमेट इम्पैक्ट्स के बारे में। तो डिजर्टिफिकेशन की वजह से
सॉरी डिफोरेस्टेशन की वजह से जो क्लाइमेट इम्पैक्ट पड़ता है उसमें पहला है ग्लोबल वार्मिंग एंड सेकंड है इंक्रीज नेचुरल डिजास्टर्स। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है कि जब हम ट्रीज क्या करते हैं, वो CO2 को, कार्बन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और जब वो कट होते हैं या बर्न होते हैं तो रिलीज करते हैं CO2 को। ठीक है, तो जब हम कर देते हैं तो CO2 की मात्रा क्या हो जाती है इन्वायरमेंट में, ज्यादा हो जाती है, जिससे क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाता है और अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग हमें देखने को मिलता है। तो इससे हमें ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलता है। सेकेंड है नेचुरल डिजास्टर में इंक्रीज हमें देखने को मिलता है, क्योंकि डिजर्टिफिकेशन सॉरी डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, फ्लड्स हमें देखने को मिलता है, लैंडस्लाइड्स हमें देखने को मिलता है एंड ड्रॉट्स, सूखा देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें नेचुरल जो डिजास्टर्स हैं वो देखने को मिलते हैं क्लाइमेट के रूप में, क्लाइमेट इम्पैक्ट के रूप में डिफोरेस्टेशन की वजह से। थर्ड हम बात करेंगे सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट कि डिफोरेस्टेशन की वजह से हमारे सोशल, वहाँ की जो कम्युनिटी होती है, इंडिजिनस या रूरल जो कम्युनिटीज होती हैं, वहाँ के सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैसे प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो जो फॉरेस्ट होते हैं वो कितने लोग, जो इंडिजिनस लोग हैं वहाँ के लिए उनको क्या होता है, वो घर होता है, होम होता है, और वो वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, और कल्चरल आइडेंटिटी के लिए उस फॉरेस्ट पे उनकी जो रोजी रोटी होती है वो फॉरेस्ट से ही चलती है। तो वो सब क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, जो वहाँ के उनको सोशली और इकोनॉमिकली क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है उनसे। ठीक है, और उसकी वजह से उनको क्या करना पड़ता है, उस लैंड को छोड़ के कहाँ जाना पड़ता है, कहीं दूर जाना पड़ता है, किसी दूसरे स्थान पे ऑफ देयर लैंड होना पड़ता है। फिर हम देखते हैं लॉस ऑफ लिवलीहुड। ठीक है, फॉरेस्ट जो रिसोर्सेज है उसकी वजह से क्या होते हैं, फार्मिंग होती है, फिशिंग होती है, मेडिसिन होता है एंड टूरिज्म भी होता है। ठीक है, जैसे कई आपने देखा होगा वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के लिए लोग जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी जो मेडिसिन होती हैं वो जंगलों में ही पाई जाती है, फिशिंग भी वहां में देखने को मिलता है, फार्मिंग देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती है, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी को इकोनॉमिकली लॉस होता है डिफोरेस्टेशन की वजह से। और लास्ट हम देखेंगे कि इनकी वजह से क्या होता है, हमें हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। ठीक है, हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, क्योंकि जब आप पेड़ों की कटाई करते हैं तो उससे क्या होता है, पोल्यूशन होता है एयर में, एयर पोल्यूशन होता है फायर की वजह से, और तो एयर पोल्यूशन होगा तो आपका हेल्थ इश्यूज होंगे, और फॉरेस्ट डिफोरेस्टेशन होगा तो जो मेडिकल प्लांट्स होंगे वो खत्म होंगे, तो आपका एक तरह से मेडिकल लॉस हो रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज ही क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, और डिफोरेस्टेशन की वजह से जूनोटिक डिजीजेज होती हैं। क्या होती हैं, जूनोटिक डिजीजेज, जैसे कि कोविड-19 हमने देखा। ठीक है, तो जूनोटिक डिजीजेज वो डिजीजेज होती है जो जो एनिमल्स होते हैं उन मतलब वो एनिमल्स से स्प्रेड होती हैं ह्यूमंस में, या फिर आप बोल सकते हैं ह्यूमन से स्प्रेड होती हैं एनिमल्स में। दो तरफा है, दोनों तरफ से म्यूचुअल है, एनिमल टू ह्यूमन या ह्यूमन टू एनिमल्स। जो डिजीजेस फैलती हैं, स्प्रेड होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जूनोटिक डिजीजेज बोलते हैं। तो ये भी हमें डिफोरेस्टेशन की वजह से देखने को मिलता है।
अब हम बात करेंगे इंडियन सोशल मूवमेंट्स के बारे में, जो कि रिलेटेड है डिफॉरेस्टेशन से। ठीक है, तो जो सबसे पहला जो फेमस मूवमेंट इंडिया में देखने को मिलता है वो है चिपको मूवमेंट। ठीक है, चिपको मूवमेंट 1973 में उत्तराखंड में हुआ था। इसके इसको जो लीड किए थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। ये एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं इंडिया के। ठीक है, इन्होंने की थी इस मूवमेंट की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने 1973 में। ठीक है, तो इस मूवमेंट में स्पेशली जो वुमेन्स थी, विलेजेस वुमेन्स थे, जो गांव की जो औरतें थी, उन्होंने ट्रीज को क्या कर लिया था, पकड़ लिया था, हक कर दिया था। ठीक है, कि हम इसको काटने ही नहीं देंगे। ठीक है, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम बीइंग कट डाउन, क्योंकि उनका मानना था कि कहीं ना कहीं ये हमारे लिए कॉमर्शियल क्या है, मतलब इकोनॉमिकली उनके लिए सही है। तो इन्होंने कमर्शियल जो कट डाउन थे पेड़ों की, उस पे उन्होंने उसको विरोध किया मूवमेंट के द्वारा, चिपको मूवमेंट के द्वारा। और ये जो मूवमेंट था इकोलॉजिकल एंड सोशल प्रोटेस्ट था। ठीक है, इकोलॉजी को भी बचाने का था और साथ साथ सोशल प्रोटेस्ट भी था। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ के जो लोकल रूरल पीपल्स थे, उनके सोशल और इकोनॉमिकल डिपेंडेंसी थी उस फॉरेस्ट पे। ठीक है, और इस जो मूवमेंट का जो स्लोगन था वो था इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी स्लोगन था हमारा चिपको मूवमेंट का, जो लीड किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हम मूवमेंट की बात करेंगे एपिको मूवमेंट। एपिको मूवमेंट ये 1983 में हुआ था कर्नाटका में। ठीक है, ये भी जो मूवमेंट था चिपको मूवमेंट से ही इंस्पायर्ड था, एपिको मूवमेंट। ठीक है, सिमिलर आइडियाज थे। इसमें भी विलेजर्स ने प्रोटेस्ट किया ट्रीज के कटिंग को। इन्होंने भी क्या किया, ट्रीज को क्या कर लिया, हक कर लिया। ठीक है, और डिफोरेस्टेशन रोकने के लिए क्या किया, अपोज किया। और यहाँ पे जो किया जा रहा था वो डिफोरेस्टेशन टिम्बर के लिए और मोनो कल्चर प्लांटेशन के लिए किया जा रहा था, जिसके खिलाफ इन्होंने विरोध किया। क्योंकि और इस जो मूवमेंट का जो मेन फंक्शन मतलब मोटिव था, फोकस था, वो था कंजर्वेशन पे, सस्टेनेबल यूज पे। सस्टेनेबल यूज का मतलब है नेचुरल यूज पे। ठीक है, एंड लोकल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, थर्ड हम बात करेंगे साइलेंट वैली मूवमेंट के बारे में। तो दोस्तों साइलेंट वैली मूवमेंट जो था 1970 से लेकर 1980 तक चला केरला में। एक केरला का मूवमेंट था साइलेंट वैली मूवमेंट। ठीक है, ये जो केरला का जो वेस्टर्न घाट है, ठीक है, वहां पे है साइलेंट वैली। ठीक है, जो केरला का वेस्टर्न घाट है वो उस साइड में हमारा है साइलेंट वैली। वहां पे क्या होना था, एक कंस्ट्रक्शन होना था हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम का। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम का कंस्ट्रक्शन होता होना था। तो अल्टीमेटली डिफोरेस्टेशन होता है, पेड़ों की कटाई होती। तो वहां के जो लोकल पीपल्स है केरला के, उन्होंने इसका क्या किया, अपोज किया। ठीक है, और रिजल्ट ये हुआ कि वहां पे जो कंस्ट्रक्शन था उसको रोका गया। और 1984 में
जो फॉरेस्ट एरिया था उसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। ठीक है। लास्ट हम बात करेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में। ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में शुरू हुआ था। ठीक है, 1985 में। और नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था वो लीड किया गया था मेधा पाटकर जी के द्वारा, और वहाँ के जो लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज थी, ठीक है, उनके द्वारा। इसका भी जो मेन रीजन था डैम प्रोजेक्ट को रोकना, क्योंकि आप एक डैम जब बनाते हैं तो बड़े लेवल पे क्या होता है, डिफोरेस्टेशन होता है, वहाँ की इकोलॉजी होती है, जो सिस्टम होती है वो खत्म होती है, वहाँ का इन्वायरमेंट खत्म होता है, वहाँ के जो रूरल ट्राइबल जो भी लोग होते हैं उनका सोशल एंड इकोनॉमिक पूरी तरह से डिस्टर्ब होता है, लाइफ डिस्टर्ब होती है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन भी इसी के खिलाफ चलाया गया था, डिफोरेस्टेशन के खिलाफ ही चलाया गया था, जो लीड किया गया था मेधा पाटकर जी के द्वारा और लोकल वहाँ के जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी उनके द्वारा। अब हम बात करेंगे लॉज एंड एक्ट्स के बारे में कि इंडिया में ऐसे कौन से लॉज एंड एक्ट्स हैं जो डिफोरेस्टेशन के लिए बनाए गए हैं। ठीक है। तो दोस्तों फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था 1980 में। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में ये एक टूल था डिफोरेस्टेशन को क्या करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है। डिफोरेस्टेशन को रोकने के लिए ही ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 लाया गया था। ठीक है। इसमें ये बोला गया कि विदाउट प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, कोई भी व्यक्ति लैंड को, ठीक है, कटाई नहीं कर सकता है, डिफोरेस्टेशन नहीं कर सकता है विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन से। ठीक है। उसके बाद आया था द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। ठीक है। सॉरी दोस्तों, ये आगे पीछे हो गया, ये 1980 है और ये 1927 है। खैर कोई नहीं। तो जो 1920 था, 27 जो हमारा एक्ट था, इसमें क्या किया गया, जो फॉरेस्ट है उनको क्या किया, क्लासिफाई किया गया। ठीक है। और इनसे रेगुलेटेड क्या बनाया गया, इनके यूज से रेगुलेटेड नियम बनाए गए ताकि जो इलीगल कटिंग है उसको रोका जा सके और जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स है उसको प्रिवेंट किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। और नेक्स्ट आया था 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है। इसमें गवर्नमेंट का मेन जो मुद्दा था कि आप डिफोरेस्टेशन को रोका जाए ताकि पोल्यूशन को हम खत्म कर सके और जो इकोसिस्टम है उसको हम कंजर्व कर सके, जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स है उसको हम क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। अब हम कुछ बात करेंगे इनिशिएटिव एंड प्रोग्राम्स के बारे में जो कि हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिनके द्वारा इनिशिएटिव एंड प्रोग्राम्स किए जाते हैं डिफोरेस्टेशन को लेकर। ठीक है। उसमें बात करेंगे नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम। ठीक है। इसमें हम क्या, इसका मेन जो नेशनल एफोरेस्टेशन जो प्रोग्राम था, इसका जो मोटिव था कि जो ऑल जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड है उसमें दोबारा से फॉरेस्टिंग करना, मतलब दोबारा से पेड़ों का लगाना वहां पे कम्युनिटी के हेल्प से। ठीक है। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज, जो फॉरेस्ट से रिलेटेड कम्युनिटीज हैं उनकी मदद से जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट हो गए
विलुप्त जो फॉरेस्ट है उनको फिर से रिफॉरेस्टिंग करने की बात की गई नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम के तहत। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीन इंडिया मिशन। तो जो ग्रीन इंडिया मिशन था इसका जो मेन एम्स था इंक्रीज फॉरेस्ट ट्रीज कवर रिस्टोर डिग्रेडेड इकोसिस्टम एंड इनहांस बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। नेक्स्ट था बात करेंगे हम कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन। कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन का मतलब ये है कि व्हेनेवर मान लीजिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई डेवलपमेंट होता है फॉरेस्ट वाले एरिया पे, मान लीजिए कंपलसरी कि नहीं कोई फॉरेस्ट वाला एरिया है वहीं पे अगर हो रहा है, अगर आपका होना है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना है, ठीक है, तो आप ठीक है डेवलपमेंट कर लीजिए बट उसके बदले उतनी ही संख्या में या उससे ज़्यादा कहीं किसी दूसरे प्लेस पे आप एफोरेस्टेशन कीजिए, मतलब पेड़ों को लगाइए, कंपनसेट कीजिए उस चीज़ को। ऐसा नहीं कि वहाँ काट दिए और दूसरी जगह लगाए नहीं, नहीं, आप एक जगह अगर ख़त्म कर रहे हैं तो दूसरी जगह वैसे एरिया को इकोसिस्टम को क्या करिए डेवलप कीजिए। इसी को हम क्या बोलते हैं कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन बोलते हैं। लास्ट हम बात करेंगे वन महोत्सव। वन महोत्सव क्या फेस्टिवल मनाया जाता है इस साल में, एनुअली मनाया जाता है, ट्री प्लांटिंग होता है फेस्टिवल, और ताकि लोगों में क्या अवेयरनेस बने पेड़ पौधों को लेकर, लोगों को पता चले कि हमारे लाइफ में पेड़ों का कितना इम्पोर्टेंस है, पेड़ हमें कैसे सोशली इकोनॉमिकली एंड हेल्थ वाइज भी कितना हमें प्रॉफिट देते हैं और इनके ना होने की वजह से हमें कितना नुकसान हो सकता है। तो इस तरह की जो अवेयरनेस है उसके लिए वन वन महोत्सव प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया। ठीक है, जो एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉडर्न मेजर्स के बारे में कि वो कौन कौन से मॉडर्न मेजर्स हैं जो डिफोरेस्टेशन को लेकर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, तो इसमें दो चीजें आती हैं दोस्तों, पहला है सैटेलाइट मॉनिटरिंग, दूसरा ई ग्रीन वॉच। सैटेलाइट मॉनिटरिंग में क्या होता है कि जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, जो एफएसआई है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, उस साल 2 साल में एक बार बाइनियल असेसमेंट, 2 साल में एक बार फॉरेस्ट जो एरिया है उनका क्या करती है, वो ट्रैक करती है, असेसमेंट करती है सैटेलाइट की मदद से कि हाँ अगर मान लीजिए किसी एरिया में, मान लीजिए यहाँ पे ये फॉरेस्ट एरिया है, ये फॉरेस्ट एरिया है, ये फॉरेस्ट एरिया है, तो जो गवर्नमेंट की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये क्या करती है कि साल में 2 साल में एक बार, जैसे मान लीजिए इस साल हमने इसको मॉनिटरिंग किया सैटेलाइट की वजह से, हमें पता चला कि हाँ इतना एरिया क्या है ग्रीनरी है, यहाँ पे इतनी एरिया ग्रीनरी है, थर्ड एरिया में देखा कि हाँ इतनी ग्रीनरी है, तो 2 साल बाद फिर असेस करेगी, वो देखेगी कि ग्रीनरी कहीं कम तो नहीं हो रही है, बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कम हो रही है तो उसके हिसाब से एक्शन लेती है। ठीक है, तो सैटेलाइट की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से इस चीज़ को क्या करती है, मॉनिटर करती है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है ई ग्रीन वॉच, ये भी टेक्नोलॉजी का ही मदद है जिसमें रिमोट सेंसिंग और जीआईएस, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मैपिंग है। ठीक है, इसकी मदद से मॉनिटर किया जाता है कि किसी भी एरिया में जो प्लांट हैं वो कम हो रहे हैं कि ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक ठीक है, और डिफोरेस्टेशन को रोकने के लिए काम किया जाता है। लास्ट हम बात करेंगे दोस्तों चैलेंजेस के बारे में। ठीक है, कि डिफोरेस्टेशन की वजह से चैलेंजेस क्या आता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है अपने लॉज भी बना रही है,
इनिशिएटिव्स भी कर रही हैं, फिर भी डिफॉरेस्टेशन हमें देखने को मिलता है। तो क्या कारण है? क्योंकि देखो दोस्तों, जब पॉपुलेशन का क्या होता है, ग्रोथ होता है, मॉडर्नाइज होते हैं हम, ग्लोबली हम एक्सपांड करते हैं जब, तो हमें इंडस्ट्रियल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इनको बिल्ड्स करने होते हैं, माइनिंग्स करनी होती है, अर्बन एक्सपांशंस होते हैं, और एग्रीकल्चरल एक्सपांसेस होते हैं, जिसको हम क्या है, रोक ही नहीं सकते। इसी वजह से हम देखते हैं कि लॉज भी हैं, इनिशिएटिव्स भी हैं, सब कुछ है सोसाइटी में, फिर भी डिफोरेस्टेशन होते हैं। ठीक है, तो उसका रीजन ये है कि जो ग्लोबलाइजेशन है या और जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, उनको देखते हुए जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना है, अर्बन एक्सपांसन हो रहा है, माइनिंग हो रही है, एग्रीकल्चरल एक्सपांसन हो रहा है, तो इन कारणों की वजह से हमें डिफोरेस्टेशन देखने को मिलता है। और ये हमारे जो क्या है, मेन चैलेंजेस है, क्योंकि हम इनको रोक नहीं सकते, क्योंकि इससे जो पहले जो है ग्लोबली जो डिमांड्स है उसको कम ना किया जाए, या फिर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको आप कम नहीं करते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमें देखने को मिलता है, चाहे कि सोसाइटी में कितने भी लॉज हो या इनिशिएटिव्स हो। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।